Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. नमस्कार। देखिए, इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा सवाल है जो स्कूल की किताबों से लेकर मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। सवाल ये है कि भारत में शासन की मतलब जो असली बागडोर है वो किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के या फिर प्रधानमंत्री के। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जिसमें 90% से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स उलझ कर रह जाते हैं। अब देखो, ऊपर ऊपर से देखने पर तो यही लगता है ना कि देश का सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, तो भाई सारी की सारी शक्तियां भी उन्हीं के पास होंगी। लेकिन क्या संवैधानिक हकीकत भी यही है? आज की इस मास्टर क्लास में हम इसी गुत्थी को परत दर परत खोलेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, संवैधानिक अनुच्छेदों और असली उदाहरणों के साथ, और हर पहलू को इतनी गहराई से जानेंगे कि मैं आपको गारंटी देता हूं आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। शक्ति का पलड़ा किसकी तरफ भारी है? राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हमारे हेड ऑफ स्टेट की तरफ, या फिर सरकार के प्रमुख हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ? अब देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा है नहीं जितना यह सवाल लगता है। ये सिर्फ दो पदों की तुलना नहीं है, ये तो भारत की जो पूरी शासन प्रणाली है ना, उसके दिल को, उसके कोर को समझने जैसा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पर्दे के पीछे काम कर रहे सिस्टम को समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि आखिर भारत ने अमेरिका जैसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया और ब्रिटेन जैसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चुना। जानते हैं, इसी चुनाव में इस सवाल का असली जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस बड़े सवाल के जवाब की नींव रखते हैं। भारत की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये सिस्टम अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट होता है और राष्ट्रपति ही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, सब कुछ वही है। लेकिन हमारी प्रणाली में सरकार चलाने की जो व्यवस्था है उसे कहते हैं संसदीय कार्यपालिका या पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। और बस यही वो ढांचा है, यही वो फ्रेमवर्क है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनकी भूमिकाओं को तय करता है। तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझ लेते हैं। ये शब्द है कार्यपालिका, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द एग्जीक्यूटिव। देखिए, किसी भी सरकार के तीन मेन अंग होते हैं। पहला, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो कानूनों की व्याख्या करती है, देखती है कि सब सही है या नहीं। और तीसरा है ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन बने हुए कानूनों को देश में लागू करती है। और आसान भाषा में कहूं तो कार्यपालिका उन सभी लोगों, उन सभी अधिकारियों का समूह है जो देश का शासन चलाते हैं, नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। तो जब भी हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा मतलब आमतौर पर इसी कार्यपालिका से होता है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री और सारे सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अमेरिका जैसे देशों में, जैसा मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव का सिर्फ एक ही हेड होता है, प्रेसिडेंट। लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली में हमारे पास दो प्रमुख हैं, दो हेड्स हैं। एक हैं नाममात्र प्रमुख, जिन्हें हम नॉमिनल हेड या डी ज्यूरे हेड भी कहते हैं, और दूसरे हैं वास्तविक प्रमुख, जिन्हें हम रियल हेड या डे फैक्टो हेड कहते हैं। बस यही वो कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बीच के अंतर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जैसा कि हम आगे समझेंगे, हमारे राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री वो हैं वास्तविक प्रमुख। मतलब एक वो है जिसके नाम पर शासन होता है और दूसरा वो है जो असल में शासन करता है। चलिए, तो अब पहले प्रमुख की बात करते हैं, भारत के माननीय राष्ट्रपति। हमारे संविधान का आर्टिकल 52 बिल्कुल साफ कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो पूरे भारतीय गणराज्य को, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो देश के पहले नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति मतलब ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति में निहित होगी। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है ना, लेकिन असली कहानी इसके लागू होने के तरीके में छिपी है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं। आप सोचिए कि राष्ट्रपति जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं। स्कूल के जितने भी बड़े सर्कुलर निकलते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं या कोई भी ऑफिशियल फैसला होता है, वो किसके नाम से जारी होता है? प्रिंसिपल के नाम से। किसके हस्ताक्षर से?
प्रिंसिपल के हस्ताक्षर से। वो स्कूल के औपचारिक प्रमुख हैं, फॉर्मल हेड हैं। उनकी मौजूदगी और उनका पद बहुत सम्मानजनक और ज़रूरी है। लेकिन क्या वो खुद हर क्लास में जाके पढ़ाते हैं या रोज़मर्रा के काम देखते हैं? नहीं ना। वो काम तो टीचर्स और एकेडमी कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। प्रिंसिपल का काम क्या है? स्कूल को रिप्रेजेंट करना, बड़े फंक्शंस की अध्यक्षता करना और हर जरूरी कागज पर अपनी फाइनल औपचारिक मोहर लगाना। बिल्कुल यही भूमिका हमारे देश में राष्ट्रपति की है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये हैं राष्ट्रपति की प्रमुख औपचारिक शक्तियां, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहली, कार्यकारी शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरी, विधायी शक्तियां मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स। वो संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्र खत्म करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। संसद से पास हुआ कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और जब संसद का सेशन ना चल रहा हो तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। तीसरी, सैन्य शक्तियां यानी मिलिट्री पावर्स। वो भारत के तीनों सशस्त्र बलों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो कानून के दायरे में ही करते हैं। और चौथी, आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स। वो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 की घोषणा कर सकते हैं। अब आप बताइए, कागज पर देखें तो ये सारी शक्तियां तो असीमित लगती हैं, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है, जिसे संविधान का आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एकदम साफ कर देता है। इन सभी शक्तियों के बावजूद राष्ट्रपति एक नाम मात्र के प्रमुख हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने काम करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद तो ये बिल्कुल बाध्यकारी हो गया है, मतलब कंपलसरी हो गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। हाँ, वो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आ गई तो फिर उन्हें उसे मानना ही पड़ेगा। बस यही वो एक लाइन है जो शक्ति का पूरा समीकरण बदल देती है। वो राष्ट्र के प्रतीक हैं लेकिन शासक नहीं। वो राज करते हैं पर शासन नहीं करते। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे प्रमुख पर, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री को हम कह सकते हैं शासनाध्यक्ष, यानी वो उस मशीनरी के हेड हैं, उस पूरी व्यवस्था के प्रमुख हैं जो देश को दिन प्रतिदिन डे टू डे बेसिस पर चलाती हैं। वो सरकार का चेहरा है, नीतियों के मुख्य निर्माता हैं और देश के राजनीतिक और कार्यकारी दोनों तरह के नेता हैं। चलिए अपने पिछले स्कूल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर राष्ट्रपति स्कूल चलाने वाली ट्रस्ट या कंपनी के चेयरमैन हैं, तो प्रधानमंत्री उस कंपनी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह हैं। चेयरमैन क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, कंपनी का सम्मानित चेहरा होते हैं और एक बहुत बड़े पद पर होते हैं। लेकिन कंपनी की असली स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? रोजमर्रा के काम कौन देखता है? सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारे असली और कार्यकारी फैसले कौन लेता है? सीईओ लेता है। प्रधानमंत्री की भूमिका बिल्कुल उसी सीईओ जैसी है जो असल में कंपनी यानी कि हमारे देश की सरकार को चलाते हैं। अब जरा स्लाइड पर नजर डालिए। यहां से आपको प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों का सोर्स पता चलेगा। संविधान का आर्टिकल 75 ये बिल्कुल साफ करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। उन्हें लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिला है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर हैं, वो टीम जो मिलकर देश चलाती है। वही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक सभी बड़े और जरूरी पॉलिसी डिसीजंस प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जो कि सरकार का पावर सेंटर होता है, शक्ति का केंद्र होता है। और सबसे जरूरी बात, उनकी शक्ति का स्रोत कहीं और से नहीं बल्कि लोकसभा में मिले बहुमत से आता है। वो सदन के नेता होते हैं और जब तक सदन का विश्वास, सदन का कॉन्फिडेंस उनके साथ है, तब तक वो देश के सबसे शक्तिशाली कार्यकारी हैं। तो यहां से दूसरा और सबसे जरूरी निष्कर्ष निकलता है, प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी यानी रियल एग्जीक्यूटिव हैं। वो सारी शक्तियां जो हमने आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति में नहीं देखी थी, उनका असल में इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करते हैं।
आर्टिकल 74 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह के आधार पर ही काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश किस दिशा में जाएगा, कौन सी योजनाएं बनेंगी, कौन से नए कानून लाए जाएंगे, इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तय होता है। वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं, एक पुल की तरह काम करते हैं। वो सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब जब हमने दोनों पदों की भूमिकाओं को अलग अलग करके बड़े विस्तार से समझ लिया है, तो चलिए अब उन्हें आमने सामने रखकर उनकी एक सीधी तुलना करते हैं, एक डायरेक्ट कंपैरिजन। इससे सारी तस्वीर जो है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। अब ये समझने का समय है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो कागजी शक्ति है और जो असली राजनीतिक शक्ति है उसमें क्या फर्क है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये इस पूरे टॉपिक का सार है, एक तरह की समरी है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला, पदवी। राष्ट्रपति हैं राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रतीक, जबकि प्रधानमंत्री हैं सरकार के प्रमुख, शासन के संचालक। दूसरा, शक्ति का प्रकार। यहीं पर असली अंतर है। राष्ट्रपति की शक्ति नाम मात्र या औपचारिक है, यानी डी जूरे, जबकि प्रधानमंत्री की शक्ति वास्तविक और कार्यात्मक है, यानी डी फैक्टो। तीसरा, शक्ति का स्रोत। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री की शक्ति का सीधा स्रोत है लोकसभा में बहुमत, यानी जनता का दिया हुआ अप्रत्यक्ष जनादेश। इसी वजह से उनकी शक्ति असली है। और आखिर में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वो लोकसभा में विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति किसी के प्रति ऐसे जवाबदेह नहीं होते। तो भूमिका क्या हुई? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का काम सरकार को चलाना और देश के प्रति जवाबदेह होना है। अच्छा, ये थ्योरी तो ठीक है, सब समझ आ गया, लेकिन जब कोई बड़ा सरकारी फैसला असल में लिया जाता है, कोई बड़ा डिसीजन होता है, तो ये सब असलियत में कैसे काम करता है? देखिए, थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकल से जोड़कर देखते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए एक असली ऐतिहासिक केस स्टडी देखते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को आईने की तरह साफ कर देगी। ये जो दस्तावेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय राजनीति के सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसलों में से एक का सबूत है। ये है 13 अगस्त 1990 का वो सरकारी आदेश जिसने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। इसे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला आदेश कहा जाता है। इस एक फैसले ने देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला आखिर लिया किसने था, राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने? और यहीं पर वो नाम मात्र और वास्तविक शक्ति का जो अंतर है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। आरक्षण लागू करने का ये बड़ा नीतिगत फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह और उनकी कैबिनेट ने लिया था। सारी चर्चाएं, सारी बहस और जो अंतिम निर्णय था वो कैबिनेट की मीटिंगों में हुआ। लेकिन जब इस फैसले को लागू करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुआ तो वो संविधान के आर्टिकल 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी किया गया। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो फैसला किसने लिया? प्रधानमंत्री की सरकार ने। लेकिन उसे औपचारिक रूप किसने दिया? राष्ट्रपति के पद ने। ये हमारी संसदीय प्रणाली का एकदम परफेक्ट टेक्स्ट बुक उदाहरण है। चलिए अब तक की पूरी चर्चा के बाद कुछ ऐसे तरीकों और एग्जाम ट्रैप्स पर ध्यान देते हैं जो आपको स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेंगे। अक्सर क्या होता है ना, एग्जाम के प्रेशर में आसान चीजें भी मुश्किल लगने लगते हैं, तो कुछ मेमोरी ट्रिक्स और जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर करना बहुत काम आता है। एक और बेहतरीन एनालॉजी जो खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, वो है एक बड़ी कंपनी का उदाहरण। आप सोचिए कि राष्ट्रपति किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन की तरह हैं। वो बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता कर सकते हैं, कंपनी का चेहरा होते हैं और एक बहुत ही सम्मानित पद पर होते हैं। लेकिन कंपनी को रोज चलाता कौन है? सारे बड़े बिजनेस डिसीजंस कौन लेता है? सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रधानमंत्री की भूमिका बिल्कुल उसी सीईओ जैसी है जो असल में कंपनी यानी हमारे देश की सरकार को चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ भूल जाएंगे तो बस ये एक लाइन याद रखिए, राष्ट्रपति बराबर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री बराबर फैसला। लेकिन यहीं पर एग्जाम ट्रैप्स आते हैं। एक बहुत कॉमन पेज, एक बहुत आम सवाल जो फंसाता है वो ये है, क्या राष्ट्रपति हमेशा हर हाल में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका जवाब है लगभग हाँ, लेकिन उनके पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां होती हैं।
जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब मौजूदा सरकार विश्वास मत खो दे, तब लोकसभा को भंग करने का फैसला भी वे अपने विवेक से ले सकते हैं। तो 99% मामलों में राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं, लेकिन 1% विशेष परिस्थितियों में उनकी भूमिका निर्णायक यानी डिसाइसिव हो सकती है। और बस यही निवांस, यही बारीक अंतर आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाएगा। और अंत में राजनीति विज्ञान का ये प्रसिद्ध कथन इस पूरी बहस को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका की तुलना अक्सर ब्रिटेन के राजा या रानी से की जाती है। वे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, सम्मान के पात्र हैं और देश का प्रतीक हैं, लेकिन वास्तविक शासन की बागडोर उनके हाथ में नहीं होती। शासन की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। चलिए 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति हैं राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट। प्रधानमंत्री हैं सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रपति हैं नाम मात्र के प्रमुख, प्रधानमंत्री हैं वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति की शक्तियां औपचारिक हैं, जिनका इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्ति का सोर्स है लोकसभा में बहुमत। फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं और उस पर अंतिम औपचारिक मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। मुझे उम्मीद है इस विस्तृत चर्चा के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर आपका हर एक शक, हर एक संदेह दूर हो गया होगा।